नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 9:30 बज चुके हैं। मैं हूं अजमिश। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद एनडीए गठबंधन की आज दिल्ली में अहम बैठक। एनडीए के सभी प्रमुख घटक दल के नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की भी आज दिल्ली में बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। ओडिशा में पहली बार खिला कमल। नवीन पटनायक का 24 साल का राज खत्म कर भाजपा ने 78 सीटों के साथ राज्य में हासिल किया पूर्ण बहुमत। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 175 में से मिली 164 सीटें। नायडू ने एनडीए की जीत पर पीएम मोदी को दी बधाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की बैठक आज से होगी शुरू। 7 जून को आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का करेंगे ऐलान। जानकारों को उम्मीद आरबीआई लगातार 8वीं बार रेपो दर को स्थिर रख सकता है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। ईडी ने पिछली सुनवाई में 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध किया था। और लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले हैं आज भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। चलिए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है। आज सुबह अंतिम नतीजे में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं कांग्रेस 99 सीटें जीत करके दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 22 और इसके अलावा टीडीपी ने 16 सीटें और जदयू ने 12 सीटें जीती हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार की 5 सीटों पर जीत हासिल की है। उधर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना जो कि ठाकरे गुट के खाते में 9 लोकसभा सीटें आई हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उनको 7 लोकसभा सीट पर जीत मिली है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीट जीती। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने 233 सीटें जीती। और लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद पीएम मोदी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। पीएम का मुख्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। हजारों कार्यकर्ताओं ने पीएम का दिल खोलकर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री ने भी सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की पुष्पमाला पहना करके स्वागत किया गया। पीएम ने भाजपा मुख्यालय में जीत का जश्न मनाने के लिए जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। प्रधानमंत्री ने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। पीएम ने कहा कि यह विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और यह भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार को प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बताया। पीएम ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया है। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए,
तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने भविष्य में अच्छे काम के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एनडीए की जीत पर एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा तथा भाजपा नीत एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने भी बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा, मैं कोट करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी की तीसरे कार्यकाल के लिए आपकी प्रशंसनीय जीत पर बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। मॉरिशस भारत विशेष संबंध अमर रहे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को बधाई। जैसा कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भी लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए की लगातार तीसरी चुनावी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल समापन और भारत के लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर खुशी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एनडीए की जीत पर भाजपा और एनडीए को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बधाई संदेश पर लिखा, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को उसकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दर्शाता है। निकटतम पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई दिल्ली में आज एनडीए की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में सरकार गठन को लेकर के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में जोरदार लड़ाई पेश की। कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों के आंकड़े को दोगुना करने में भी कामयाब रही। चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन ने खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया है। फिर भी कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होनी है। इस बैठक में गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर विचार और चर्चा करेंगे। भाजपा ने उड़ीसा में बीजू जनता दल को सत्ता से बेदखल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 147 सीटों में से 78 पर कब्जा करते हुए बहुमत हासिल कर लिया। 2 दशक से ज़्यादा समय से राज्य की सत्ता में काबिज बीजू जनता दल को सिर्फ 51 सीटों से संतोष करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीटें आईं। 2.5 दशक के बाद बीजेडी को सत्ता से बेदखल करने के बाद उड़ीसा में भाजपा के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा की 175 सीटों पर नतीजों में जिस तरह से एनडीए को एक तरफा जनादेश मिला, उससे साफ है कि प्रदेश की जनता अपने पसंदीदा दल को चुनने में जरा भी संशय नहीं करती।
टीडीपी ने 175 में से 135 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने 8 सीटों पर कब्जा किया है। आंध्र प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 151 सीटें जीती थी, वो अब केवल 11 सीटों पर सिमट गई है। और लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर देने की परंपरा रही है। इसी परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय कैबिनेट को रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद नई सरकार का गठन 16 जून से पहले होना है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न किया गया, जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को की थी। पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देखते हैं आज बाजारों की शुरुआत किस तरह से हुई। आज गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिले वो सकारात्मक थे। कल बाजारों में तेज गिरावट आई। आज 35 अंकों पर 22,136 पर गिफ्ट निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दिया। और आज सेंसेक्स और निफ्टी की भी ओपनिंग आपको दिखाते हैं। 522 अंकों पर 72,601 के स्तर पर सेंसेक्स की ओपनिंग हुई और निफ्टी में भी आज सकारात्मक रुझान के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। निफ्टी 50 243 अंकों पर 22,128 के स्तर पर खुला। 22,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर आज निफ्टी ने एक बार फिर से छुआ है। आज जिन शेयरों में बढ़त हासिल हुई है उसमें हिंदुस्तान लीवर 5% से ऊपर, ब्रिटानिया 3% से ज़्यादा, नेस्ले, HCL टेक और टाटा कंज्यूमर्स में भी बढ़त दिखाई दे रही है। आज के शुरुआती कारोबार में जहां पर गिरावट है उसमें हिंडाल्को 5% से ज़्यादा गिरा है, पावर ग्रिड करीब 3.5%, L&T, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में भी 2.5% तक की गिरावट नजर आई है। ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो आज डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P 500 और नैस्डैक में बढ़त का सिलसिला दिखाई दे रहा है। हालांकि S&P 500 में वायदा कारोबार में फ्लैट कारोबार दिख रहा है। एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख। जापान में गिरावट है। हैंगसेंग में 92 अंकों की बढ़त और कॉस्पी यानी कोरिया के बाजार में 27 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है। डॉक्टर रवि सिंह, मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। नतीजे आ चुके हैं, तस्वीरें साफ हो गई, बाजार में कल बड़ी गिरावट आई, अब आगे की राह क्या है? देखिए, इस समय अब जो बाजार में कल जिस तरीके से पैनिक और ब्लड बाथ देखने को मिला था, वो आज आपको सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट पे भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट में जितना भी आपको गिरावट देखने को मिली वो सिर्फ एक न्यूज और इवेंट बेस्ड थी। जो अगर आपको यहाँ पर एक कंपेरिजन देखते हैं तो सिर्फ 1 जनवरी से अब तक अगर मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पर अभी भी 1% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी लगभग 0.5% और सेंसेक्स की बात करें तो 1.5% यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो कल गिरावट देखने को मिली वो उतनी ही गिरावट बढ़त जो है वो 1 से 2 दिनों में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अब संकेत काफी हद तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में एक बुल रन वापस से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जहां तक बात की जाए FMCG और फार्मा सेक्टर की, उनमें वापस से एक बार को आपको बाय गेन देते हुए नजर आएंगे। क्या जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें पॉलिसीज़ पर भी कुछ
असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टोरल पॉलिसीज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस की बात करें, यहाँ पे स्टॉक्स जो थे उस पर काफ़ी बड़ी गिरावट दिखी गई। अब इंफ्रा स्टॉक्स का क्या होगा, एनर्जी स्टॉक्स का क्या होगा? देखिए, ये तो क्लियर है कि इस समय पीएसयूज और एनर्जी और इस तरीके के स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जहां तक अजय जी, मेरा मानना है कि जब स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो उसके बाद उसका रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर काफी तेजी से देखने को मिलता है। दूसरी बात है कि इस समय आप देखिए, करंट गवर्नमेंट ही यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है और उसी का इम्पैक्ट इसकी वजह से बस सिर्फ सीटों में थोड़ा सा आपको जो 19-20 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से लोगों ने स्पेकुलेशन यहां पर ज्यादा किया, जिससे मार्केट में गिरावट ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है वापस से धरातल पर देखें तो डेवलपमेंट उसी तरीके से अभी देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज पॉलिसी में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहां पर उतार और चढ़ाव रहा वो बाद में आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन पर सेटल होता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट में जो अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो इस टाइप के डिप देखने को मिल रहे हैं, थोड़े ठहराव आने के बाद वापस से आपको बाइंग जो है वो आपको कंटिन्यू इन्वेस्टर करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर बुल रन की शुरुआत होगी आप कह रहे हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? और वो जो लेवल्स अभी मार्केट्स ने देखे जहाँ से 6-6.5% की गिरावट आई, वो स्तर आपको लगता है कि कितने समय में वापस आ सकता है सेंसेक्स निफ्टी, अगर हम लेवल्स की बात करें इंडेक्स की? देखिए अजय जी, अगर आप मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करें तो 2005 में भी मार्केट हाई पे था, 2014 में भी मार्केट हाई था, 2019 में भी मार्केट हाई है और आज इस समय बात करें तो अभी भी मार्केट आपको हाई नजर आएगा। तो इन्फ्लेशन और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो मार्केट अपने जो है वो ग्रोथ के साथ यहाँ पर बढ़ता है। शेयर मार्केट अब इस समय अगर देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे कोई हालात नहीं दिखाई देते कि आपका भारत का मार्केट अंडर परफॉर्म करे और पूरी तरह से गिरावट के ट्रेंड में। सिर्फ पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट के चेंज होने से 19-20 का फर्क आता है, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो थोड़े से स्टेबल से दिखाई देते हैं। अब आपने बात कही कि मार्केट किन लेवल्स पर वापस आ जाएगा। देखिए, जैसे ही 15-16 जून तक गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद आपको जुलाई तक बजट आ जाएगा और बजट तक जो है वो वापस से लेवल या फिर इनसे ऊपर के लेवल भी हम देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स की अगर बात करें तो वापस से 22,800 और 23,000 के आंकड़े तक हिट होता हुआ नजर आ सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो वापस से 78,000 और 80,000 के आसपास के लेवल्स आपको एंड ऑफ ईयर तक देखने को मिल सकते हैं। रवि जी, चलते चलते अगर कच्चे तेल की बात करें तो वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? वहाँ पर ज़रूर हमें कुछ नरमी दिखाई दी है, 80 से नीचे के स्तर दिखाई दिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बजट आ रहा है, इसलिए मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, क्योंकि एजम्पशन करना पड़ता है कि क्रूड ऑयल के दाम कितने रहेंगे और उसके बेस पे आपके जो बजट के नंबर्स हैं वो निर्धारित होते हैं। फिस्कल डेफिसिट तो हमें बिल्कुल दुरुस्त दिखाई दे रहा है, चूँकि आरबीआई ने भी डिविडेंड दिया है और जो 8.2 के जीडीपी आंकड़े आए हैं वो भी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। सरकार के लिए तो राहत की खबर है, पर लेकिन क्रूड के मूवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अजय जी, क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज में इसलिए बजट में इस टाइम पे इसलिए असर आता है क्योंकि लगभग 155 बिलियन से ज्यादा का हम क्रूड जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो बजट पे बहुत बड़ा एलोकेशन जो है वो क्रूड ऑयल को लेकर के देखने को मिलता है और अगर प्राइसेस यहाँ पर नीचे होते हैं तो काफी हद तक जो पॉलिसीज है उनमें ईज देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर इस समय फ्यूचर के हिसाब से देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े स्टेबल या थोड़े से गिरते हुए से नजर आ सकते हैं और जहां तक लेवल्स की बात की जाए $75 तक एक बार क्रूड वापस से गिर सकता है और ये शायद भारत सरकार के लिए एक अच्छी खबर होगी। वापस अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर था जिसमें बहुत ज़बरदस्त उछाल देखा गया जब एग्जिट पोल के नतीजे आए। बैंकिंग सेक्टर में आपको आगे जाते हुए सरकार का फोकस कहाँ दिख रहा है और ये सेक्टर किस तरह से परफॉर्म करता नजर आएगा? आरबीआई की पॉलिसी की शुरुआत आज हो गई है एमपीसी मुंबई में। देखिए, ओवरऑल मैंने इस समय देखिए प्रॉफिट बुकिंग जो आपको देखने को मिल रही है इसमें इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 25 से 35% जो है वो आपको इन्हीं काउंटर्स में डालना पड़ेगा। अगली जो मार्केट की रैली आएगी उसमें भी आपको बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मा और ओवरऑल ऑटो सेक्टर इन्हीं में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और बैंकिंग सेक्टर में तो ये अच्छी बात है कि अगर ऐसे करेक्शन आ जाते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एसबीआई का स्टॉक जो है वो अफोर्डेबल नहीं हो गया था क्योंकि जिस हिसाब से एक अपवर्ड ट्रेंड में था
एक डर पैनिक यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि अब वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये करेक्शन एक अच्छा करेक्शन है। और मुझे लगता है कि बैंकिंग काउंटर से आप अगर पीएसयूज और प्राइवेट का मिक्सचर बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको काफी हद तक जो है वो पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। आज पहले देखते हैं तो आपको एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं फ्रॉम द करंट लेवल। और सेकंड साइड पे अगर जाते हैं तो प्राइवेट बैंकिंग में आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और आईसीआईसी, ये ऐसे बैंकिंग काउंटर्स हैं जो कि थोड़ा सा अट्रैक्शन वापस से गेन करते हुए नजर आए। बजट तक कोई फेवरेट सेक्टर्स जिस पर आपकी निगाहें रहेंगी, खासतौर पर आज मेटल्स में हिंडाल्को काफ़ी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो ओवरऑल सेक्टोरल प्रेफरेंसेस और मेटल्स पर आपकी खास राय? देखिए, मेटल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि चाइना फैक्टर यहाँ पर जैसे ही आएगा वापस से स्टॉक्स के जो वेरिएशंस हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, बजट के अगर सेक्टर में फोकस करें तो सबसे पहले लुब्रिकेटिव सेक्टर्स पर 3 ही सेक्टर्स नजर आते हैं, रेलवे, डिफेंस और बैंकिंग काउंटर्स। ये 3 ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें कि अच्छा खासा जो है वो आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर उन काउंटर्स को थोड़ा फोकस रखना चाहिए। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। लेकिन अब नई सरकार के नए पोर्टफोलियो पर भी निगाह रहेगी और सेक्टोरल फोकस जो है उस पर लगातार हमारी निगाह बनी रहेगी। और जैसा कि अब चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव नतीजों के तुरंत बाद जो मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। 7 जून को आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे अगले 3 दिनों में उसका ऐलान करेंगे। जानकारों को उम्मीद है कि एमपीसी में जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कटौती से परहेज कर सकता है आरबीआई, क्योंकि आर्थिक वृद्धि जोर पकड़ रही है। 7 जून को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो ये लगातार 8वां मौका होगा जब ब्याज दरों को स्थिर रखा जाएगा। फिलहाल रेपो रेट फरवरी 2023 से 6.5% पर बरकरार है। आपको याद होगा कि आरबीआई ने अपनी बोर्ड की बैठक में 2023-24 में सरकार को 2,10,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड यानी लाभांश देने की घोषणा भी की थी, जो एक बजट के लिए भी बड़ी राहत है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अदालत ने बीते शनिवार 2 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अदालत आज अपना आदेश सुना सकती है। एक और महत्वपूर्ण खबर है जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख मीट्रिक टन का अनुमानित है, जो 5 सालों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा है। जिसमें चावल 1,367 लाख मीट्रिक टन, गेहूं 1,129 लाख मीट्रिक टन रहा, मक्का 356 लाख मीट्रिक टन, श्री अन्न जिसे आप मोटा अनाज कहते हैं 174 लाख मीट्रिक टन, तूर की दाल 33 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा और चना 115 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है। तिलहन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से, वो करीब 395 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन इस साल देखने को मिल सकता है। उधर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और एमएम के टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण का जो फैसला या जो प्रस्ताव था उसको अब सरकार की मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने सिड्रा की ओर से दी। ये रणनीतिक अधिग्रहण भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत मंच प्रदान कर सकता है। यह मंच देश में कुशल, टिकाऊ परिवहन और समाधानों की बढ़ती मांग के अनुरूप हो सकता है। बता दें कि इस अधिग्रहण में सिड्रा एसपीवी की ओर से निजी इन्विट में कुछ व्यावसायिक रूप से निर्धारित किए गए अधिकारों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जारी और बकाया यूनिट्स होल्डिंग का लगभग 24% का भी अधिग्रहण किया गया है। इस अधिग्रहण को सिड्रा एसपीवी 2 की ओर से किया जाएगा, जिसमें निजी इन्विट के आईएम के निदेशक मंडल में एक निदेशक को नामांकित करने का अधिकार शामिल है। इसके साथ ही लगभग 24% इक्विटी शेयरधारता का एक साथ अधिग्रहण करना शामिल है। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिल्ली के बुद्धा जयंती स्मारक पार्क में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। फिलहाल समाचारों के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।